गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम में आज हम स्टडी करेंगे लोअर एंड अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। निम्नतर एवं उच्चतर सविलियन ताप कहते किसे हैं? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह ताप सविलियन ताप कहलाता है जिसके ऊपर तथा नीचे आंशिक रूप से विलयशील द्रव परस्पर हर अनुपात में पूर्णतः विलयशील हो जाते हैं। कुछ ऐसे द्रव होते हैं, एग्जाम्पल ट्राई एथिल एमीन व जल एक निम्न ताप कौन सा 18.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर हर अनुपात में परस्पर विलयशील होते हैं, तो ऐसे ताप को हम कहते हैं निम्नतर सविलियन ताप या लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके विपरीत कुछ ऐसे द्रव होते हैं जैसे कि फिनॉल व जल जिनके ताप की एक उच्च सीमा 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जिसके ऊपर ये किसी भी ताप पर किसी भी अनुपात में विलयशील होते हैं। इसे कहते हैं हम उच्चतर सविलियन ताप कहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त दो द्रवों की एक तीसरी श्रेणी होती है जिसमें सविलियन ताप की निम्न और उच्चतर दोनों सीमाएं होती हैं। एग्जाम्पल निकोटीन व जल जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे या 208 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर प्रत्येक ताप पर प्रत्येक अनुपात में विलयशील होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सविलियन ताप पर अशुद्धि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। आंशिक विलयशील द्रवों के सविलियन ताप पर अशुद्धियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव किस तरह से पड़ता है कि यदि किसी एक अथवा दोनों प्रावस्थाओं पर कोई पदार्थ घोला जाता है तो द्रव प्रावस्था के संगठन के साथ साथ उसके सविलियन ताप में भी अंतर आता है। यह अंतर किस तरह आता है कि यदि कोई पदार्थ मूल द्रव में से किसी एक द्रव में विलयशील है तो उस स्थिति में उच्चतर सविलियन ताप के मान में वृद्धि होती है, जबकि निम्न सविलियन ताप के मान में कमी होती है। उपयुक्त विपरीत यदि कोई पदार्थ दोनों मूल द्रव में विलयशील हो तो उच्चतर सविलिय ताप में तो कमी आ जाती है, जबकि निम्नतर सविलिय ताप में वृद्धि हो जाती है। वस्तुतः इस प्रकार के पदार्थ यदि पर्याप्त मात्रा में मिलाए जाएं तो वे द्रवों की परस्पर आंशिक विलयता को पूर्ण विलयता में बदल सकते हैं। क्योंकि निम्न सविलिय ताप ऊंचा होता जाए और उच्च सविलिय ताप नीचा होता जाए तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब दोनों मिल जाते हैं और दोनों द्रव पूर्णतः मिश्रण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अविलय द्रव की या इमिसिबल लिक्विड। यदि दो परस्पर अमिश्रणीय द्रव एक दूसरे में मिलाते हैं तो उसमें कोई भी द्रव दूसरे द्रवों के गुणों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। अतः ऐसे द्रव मिश्रण में प्रत्येक द्रव का अपना वाष्प दाब होता है और उस मिश्रण का वाष्प दाब उस ताप पर दोनों द्रवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। P = P नॉट A प्लस P नॉट B, इक्वेशन 10, जहाँ P नॉट A और P नॉट B क्या है? प्योर लिक्विड A और B के उस ताप पर वाष्प दाब है। क्योंकि कोई भी द्रव तब उबलता है जब उसका प्रभावी वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर न हो जाए। यह मिश्रण तब उबलेगा जब P नॉट A प्लस P नॉट B किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। निश्चित रूप से इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से कम होगा। अतः परस्पर अविलयशील दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक उन दोनों शुद्ध द्रवों के क्वथनांक से सदैव कम होता है। आसुत जल में दोनों द्रव का अनुपात क्या होता है? यह मिश्रण में विद्यमान उन दोनों की अपेक्षित मोलर अनुपात पर निर्भर करता है। माना कि क्वथनांक बिंदु पर वाष्प प्रावस्था
बी मोल की संख्या है Na, Nb है, तो Na अपॉन Nb जो कि मोलों की संख्या है बराबर हो जाएगी पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। हमें पता है N इजिकल टू क्या है, W अपॉन M, यहाँ हो जाएगा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB इजिकल टू P नॉट A अपॉन P नॉट B। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, WA अपॉन WB इजिकल टू है P नॉट A अपॉन P नॉट B इंटू MA अपॉन M। अतः आसुत में दोनों द्रव की मात्रा उनके वाष्प दाब और अणुभार के अनुपात के बराबर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है कि दो अविलयशील द्रवों के मिश्रणों का क्वथनांक उन दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। इस तथ्य का लाभ उठाकर उन कार्बनिक द्रवों का भाप आसवन द्वारा शोधन किया जाता है जो अपने क्वथनांक बिंदु पर अपघटित हो जाते हैं और जल में पूर्णतः अविलय होते हैं। इस विधि में एक गोल पेंदे के फ्लास्क में आप देख पा रहे हैं, ये गोल पेंदे का फ्लास्क है, अशुद्ध द्रव लेकर उसमें भाप प्रवाहित करते हैं। राउंड बॉटल फ्लास्क है, इसमें अशुद्ध द्रव है और इसमें हमने यहाँ से हमने भाप प्रवाहित की। भाप के साथ द्रव वाष्पित होगा और कुछ भाप वहाँ कंडेंस हो जाएगी। शेष कुछ भाप व द्रव की वाष्प का मिश्रण ऊपर से निकलेगा, जिससे कंडेंस में से गुजरने पर दोनों संघनित हो जाएंगे और ग्राही फ्लास्क में शुद्ध जल व शुद्ध द्रव प्राप्त होंगे। यहाँ हमको इसमें शुद्ध जल और शुद्ध द्रव हमें प्राप्त हो जाएंगे। चूँकि ये दोनों परस्पर अविलय है, अतः दोनों अलग अलग सतह के रूप में पृथक तरकीब द्वारा हम पृथक कर लिया जाता है। एनिलीन होता है, उसे इस मेथड के द्वारा हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब इसमें भाप प्रवाहित करके एनिलीन व जल तंत्र बनाकर उसे गर्म कर लिया जाता है तो उसका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है जो जल व एनिलीन दोनों के क्वथनांक से कम। 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल व एनिलीन का वाष्प दाब क्रमशः 717 mm व 43 mm होता है। अतः आसुत जल में इन दोनों की मात्राओं का अनुपात निम्न होगा। किस तरह होगा? जल की मात्रा अपॉन एनिलीन की मात्रा इजिकल टू 18 इंटू 717 अपॉन 93 इंटू 43 जो आ जाएगा 3.23। एनिलीन के अत्यंत कम वाष्प दाब के बावजूद एनिलीन अपने उच्च अणुभार के कारण पर्याप्त मात्रा में आस्फित हो जाता है। थैंक यू।